हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, इस पोएम को, जिसको लिखा है डायलान थॉमस ने। ये पोएम लिखी गई थी 1947 में और पब्लिश हुई थी 1952 में एक पोएटिक कलेक्शन के साथ द कंट्री स्लीप में, जिसमें 6 पोएम्स थी। अब हम बात करते हैं इस पोएम के कैरेक्टर्स के बारे में। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो इस पोएम में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स है। एक तो है स्पीकर, दूसरा है उसके फादर। जो स्पीकर है उसे आप नरेटर भी कह सकते हैं, पोएट भी कह सकते हैं। जो पोएट यानी कि डायलान थॉमस इस पोएम में जो बातें कह रहे हैं वो अपने फादर को कह रहे हैं। ये हमें इस पोएम के सबसे एंड में पता चलता है और उनके फादर का नाम है डीजे थॉमस। अब बात करते हैं पोएम की थीम्स के बारे में। इस पोएम में 2 थीम्स है, एक है डेथ एंड सेकेंड है एजिंग। इस पोएम में जो पोएट है वो हमें 4 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। वो किस तरीके से, वो 4 तरह के लोग किस तरीके से डेथ को देखते हैं, उसको क्या समझते हैं और उसको किस तरीके से फेस वो करते हैं या करना चाहते हैं। इस तरीके की बातें वो 4 टाइप के लोगों के द्वारा पोएट हमें बताते हैं। और वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? वाइज मैन, गुड मैन, वाइल्ड मैन और ग्रेव मैन। चलिए अब हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन इसको हम पढ़ते हैं पोएम को। एक बार पोएम को पढ़ने से पहले हम इस पोएम के टाइटल को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जो इस पोएम का टाइटल है वो आपको इस पोएम के हर स्टैंजा में ये एक लाइन के तौर पे मिलेगा। तो टाइटल है इस पोएम का डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। देखिए, जेंटल का मतलब यहाँ पे व्यक्ति से है, पर्सन से है। गुड नाइट का मतलब यहाँ पे डेथ से है। कुल मिलाकर के ये जो टाइटल है इसका मतलब ये है कि मौत को इतनी आसानी से एक्सेप्ट मत करो, इतनी आसानी से उस मौत की तरफ मत चले जाओ। गुड नाइट यहाँ पे डेथ को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ? यहाँ पे हुआ मेटाफर। अब हम शुरू करते हैं अपनी पोएम को। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज ऑफ डे, रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। देखिए, इस पोएम में, इस लाइन में पोएट क्या कहता है? पहली लाइन का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डेथ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत करो। ओल्ड एज, यहाँ पे पोएट जो है पहले हमें बुजुर्ग व्यक्तियों के बारे में बताता है। वो बताते हैं ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज ऑफ डे। जो ओल्ड लोग होते हैं यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उन्हें डेथ को बहुत पीसफुली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उनके अंदर बर्न एंड रेव होना चाहिए। इट मीन्स उनके अंदर एंथुसियाज्म होना और उनको फाइट करनी चाहिए डेथ के अगेंस्ट, उसको पीसफुली एक्सेप्ट नहीं करना है। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। रेज, यहाँ पे रेज का मतलब एंगर से यानी कि गुस्से से, और उनके अंदर एक गुस्सा होना चाहिए, एक एंगर होना चाहिए। किसके अगेंस्ट? डेथ के अगेंस्ट। इस पोएम के लास्ट के जो वर्ड्स आप देखेंगे, गुड नाइट, क्लोज ऑफ डे, डाइंग ऑफ द लाइट, ये सब के सब वर्ड्स डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ? सेम यहाँ पर भी मेटाफर का यूज हुआ। थ्रो वाइज मैन एट देयर नो डार्क इज राइट बिकॉज देयर वर्ड्स हैड फोक्ड नो लाइटनिंग, दे डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। देखिए, ये पोएम का स्टैंजा 2 है, जिसमें पोएट हमें बताएगा वाइस मैन के बारे में। वाइस मैन डेथ को किस तरीके से देखते हैं। जो वाइस मैन होते हैं उनके अकॉर्डिंग डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। डेथ तो एक दिन आनी ही आनी है। यहाँ पे जो डार्क वर्ड आया हुआ है, नो के बाद डार्क वर्ड लिखा हुआ है, ये जो डार्क वर्ड है ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज देयर वर्ड्स हैड फोक्ड नो लाइटनिंग। इस लाइन में पोएट हमें कंसेप्शन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो डेथ के आने के इस नेचर को चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को मौत आ रही है, कोई मरने वाला है, तो इस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। ये ऐसा कौन सोचते हैं? ऐसा वाइस मैन सोचते हैं। डू नॉट गो जेंटल इनटू, यही कि इतनी आसानी से मौत को यानी कि डेथ को एक्सेप्ट मत करो। गुड मैन the last wave by crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay, rage rage against the dying of the light। इस स्टैंजा में पोएट हमें किस तरह के लोगों के बारे में बताता है? वो हमें बताता है गुड मैन के बारे में। इसमें पोएट ने, इस स्टैंजा में पोएट ने यूज किया है इमेजिनरी का। इमेजिनरी है लास्ट वेव जो उन्होंने ओशियन से ली है। लास्ट वेव का मतलब है यानी कि लास्ट स्टेज। गुड मैन जब अपने जीवन की
लास्ट स्टेज पर होते हैं या जब उनकी लाइफ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मीन्स दे आर अबाउट टू डाई, तब वे क्राई करते हैं। देखिए क्राई के यहाँ पर दो रीजंस है। एक होता है कि उनकी लाइफ बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, वो इसलिए क्राई करते हैं, और दूसरा वो अभी तक इतने काम नहीं कर पाए हैं जितना उन्होंने सोचा था कि वो इतना कुछ करेंगे। एक इस चीज़ का दुख होता है, उनके क्राई का जो रीज़न होता है। देयर फ्रेल डीड्स माइट हैव डांस्ड इन अ ग्रीन बे। इस लाइन में जो वर्ड्स आए हुए हैं फ्रेल डीड्स, ये रिप्रेजेंट करता है गुड मैन के गुड वर्क्स के बारे में। उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहते बिकॉज दे आर क्राइंग, जैसा हमने अभी पढ़ा, वो सोचते हैं कि काश हमारे जो गुड वर्क है वही हमें मरने से बचा सके, वही हमें रोक सके मरने से, बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग मोर इन देयर लाइफ। वो अभी और भी कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने अभी तक जो कुछ भी काम किया है वो उनके लिए एनफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स आए हुए हैं डांस्ड इन अ ग्रीन बे। ये क्यों आए हुए हैं? ऊपर की लाइन में हमारे पास आए हुए थे लास्ट वेव, यानी कि लास्ट स्टेज जो मैंने आपको बताया था, इसको रिप्रेजेंट करता है। लास्ट वेव ओशियन से लिया गया था। तो इसी तरह से गुड मैन जो है वो ये कहते हैं कि काश हमारे अच्छे काम उस ओशियन में एक ढाल की तरह, बे मतलब खाड़ी, एक खाड़ी की तरह खड़े हो जाए और हमें मृत्यु तक जाने से रोक सके। ऐसा गुड मैन सोचते हैं। अगेन रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। अगेन यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इंसानों में क्या होना चाहिए? गुस्सा होना चाहिए और उनको विरोध करना चाहिए किसका? डेथ का। अब एक बात और यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे बे को ग्रीन क्यों कहा गया है? ग्रीन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हम ओशियन की बात कर रहे हैं, और ओशियन जो है उनको प्लांट से, सीवीड से, उसको क्या एकदम ब्रीमिंग, एकदम शाइन दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन वर्ड का यूज किया। वाइल्ड मैन हु कॉट and sang the sun in flight and learned to let the grieved it on its way. Do not go gentle into that. इस स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं वाइल्ड मैन के बारे में। वाइल्ड मैन के बारे में पोएट बताता है कि वाइल्ड मैन जो है उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से जिया है, जी भर करके उन्होंने अपने जीवन को जिया है। यहाँ पे जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है नेचर की ब्यूटी को, और जो फ्लाइट है वो रिप्रेजेंट करती है स्काई को। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, कौन से? वाइल्ड मैन जो लोग होते हैं, ये अपनी पूरी लाइफ को एकदम खुशनुमा ढंग से जीते हैं। ये पृथ्वी पर, अर्थ पर बिताए गए अपने हर पल को एकदम सादगी से और एकदम जिंदा दिली के साथ ये जीते हैं, और ये भी इस बात को मानते हैं कि वाकई एक दिन डेथ तो आनी ही है, लेकिन उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हम ऐसे मर जाएंगे या वो परेशान होंगे। जब आनी होगी आ जाएगी, लेकिन वो फिलहाल जो है बिल्कुल इस बात से अनजान होकर जिएंगे। दूसरे नजरों में आप ये कह सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे ही हमारा आखिरी दिन हो, तो वाइल्ड मैन जो है वो इसी तरीके से जिया करते। और जो इस तरह के लोग होते हैं, इनको सीखने में वो बहुत इंटरेस्ट होता है। इट डजंट मैटर कि ये टाइम पर सीख रहे हैं, लेट सीख रहे हैं, ये सब चीज़ों को सीखते हैं। और जो इनके अंदर एक जॉय होता है अपनी लाइफ को जीने का, जब भी कभी भी इनको डेथ आएगी वो एकदम से क्या हो जाएगा? वो एकदम से खत्म हो जाएगा। जो इनका लाइफ को लेकर के, बर्थ को लेकर के सेलिब्रेशन है, वो सब एकदम से खत्म हो जाएगा। दे ग्रीव्ड इट ऑन इट्स वे, और तब उनको दुख होगा। तो यहाँ पे पोएट सेम लाइन कहते हैं कि उनको भी क्या करना चाहिए? उनको भी डेथ का जो है विरोध करना चाहिए। उनको इतनी जल्दी डेथ को पीसफुली एक्सेप्ट नहीं करना। ग्रे मैन नियर डेथ who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be grey, rage against the dying of the light. इसमें पोएट ने जो वर्ड यूज किया है ग्रे, यहाँ पे आपको पन दिखाई देगा, पन जो कि एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। ग्रे मैन कह करके यहाँ पे पोएट दो तरह के लोगों के बारे में हमें बता रहा है। एक तो वो जो मरने ही वाले हैं, और एक वो जो बहुत ज्यादा सीरियस है अबाउट दैट। ठीक है, तो इस लाइन में आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच आता है वो आता है आपका पर। तो पोएट बताता है कि ग्रेव मैन जो है, यानी कि जो मरने वाले हैं, यानी कि जो डेथ के बहुत ज्यादा करीब हैं और जो बहुत ज्यादा सीरियस है, उनके पास एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट क्या है? ब्लाइंड साइट। ब्लाइंड साइट का मतलब यहाँ पे क्या है
कि उनकी इस तरह की नजर की जो मतलब दूर तक देख सके, फार साइटेड की यहाँ पे बात की गई है। जो ग्रे मैन होते हैं ये भले ही जानते हो कि अब ये कमजोर हो चुके हैं, इनकी देखने की दृष्टि कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये क्या कर सके, ये डेथ के खिलाफ जो है अपनी आवाज उठा सके, उसका विरोध। भले ही इन लोगों की जो है देखने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है, लेकिन क्या है, कुड ब्लेस लाइक मैटर्स, लेकिन क्या ये अभी भी इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि ये अभी भी भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सके, उनका अनुमान लगा सके। ये इतनी इनमें अभी भी एनर्जी है। सो द पोएट अगेन सेज रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। ये क्या कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर एक गुस्सा होना चाहिए। सो वी कैन प्रोटेस्ट द डेथ एंड यू माई फादर देयर ऑन दैट सैड हाइट, gosh bless me now with your fierce tears, I pray do not go gentle into that good night, rage rage against the dying of the। ये इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है और इसमें जो पोएट है वो एड्रेस करता है अपने फादर को। वो अपने फादर से बात कर रहा है, उसके फादर जो बिल्कुल मरने की कगार पर है। इस को जो सैड हाइट वर्ड आया हुआ है ये इसी चीज को शो करता है कि जो पोएट के फादर हैं वो कहाँ पे अपने डेथ स्टेज पर लगभग पूरी तरह से वो पहुंच चुके हैं और उसके फादर एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में बस अब एंटर होने में ही हैं। तो जो पोएट है वो अपने फादर को कहता है क्राई, आप रोइए, पैशनेटली आप रोइए। जो क्या होगा, जो ब्लेसिंग और कर्स दोनों होगा। डेफिनेटली फादर की जो डेथ है वो हार्ट ब्रेकिंग है, बट यहाँ पे पोएट अपने फादर को कहता है पीसफुली डेथ को एक्सेप्ट मत करो, एटलीस्ट इसके साथ युद्ध करो, इसका थोड़ा सा जो भी हो सके विरोध करो, हो सकता है कि वो एक हीरो कहला जाए। तो इसलिए यहाँ पे पोएट क्या कहता है अपने फादर को, टू क्राई पैशनेटली, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। इन्हीं दो लाइंस के साथ ये पोएम यहीं पे खत्म होती है। पोएट फिर से यही कहता है कि डेथ को पीसफुली एक्सेप्ट मत करो, इसका विरोध करो, जितना हो सके इसके खिलाफ गुस्सा दिखाओ, इसका विरोध करो, बस इसको पीसफुली एक्सेप्ट नहीं करना है। सो आई होप आपको समझ में आई होगी ये पोएम डायलान थॉमस की लिखी हुई। इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।